नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये प्रश्न उठता ही क्यों है। ये वो कौन सी डिबेट है जहां से ये प्रश्न उठता है और वो कौन से लोग हैं जो ये बात करते हैं कि भारत के लोग कायर हैं या भारत के लोग डरते हैं। इस तरीके की बातें कौन लोग करते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न कई जगह से उठता है। अगर आप भारतीय इतिहास के अगर आप छात्र रहे हैं, अगर आप नहीं भी रहे हैं और आपका इतिहास में अगर रुचि है तो आपने देखा होगा। दोस्तों, ये बात इसलिए की जा रही है क्योंकि जैसे ही आप दुनिया का अगर आप अवलोकन करेंगे, चाहे वो हालिया संदर्भ में हो, बांग्लादेश में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ या अफ्रीका के बहुत सारे राष्ट्रों में हुआ, या इसके पहले की भी जब आप इतिहास की घटनाएं देखेंगे तो सत्ता परिवर्तन के लिए या व्यवस्था परिवर्तन के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए। दुनिया में आंदोलन होते रहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए विद्रोह भी होते हैं और कई बार सफलतापूर्वक विद्रोह हुए भी। लेकिन भारत में इस तरीके का कोई विद्रोह या आंदोलन उस लेवल का नहीं हुआ जहां पे कोई व्यवस्था परिवर्तन हो सके। वहीं से ये प्रश्न उठ के आता है कि क्या भारत के लोग कायर हैं, भारत के लोग डरपोक हैं, भारत के लोग डरते हैं जो विद्रोह नहीं कर पाते हैं, और अगर करते भी हैं तो बहुत मामूली स्तर पर बहुत ही कम लोग करते हैं। खासकर व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो पूरी दुनिया में आप जिस तरीके से देखते होंगे, तो दोस्तों अगर आप भारतीय इतिहास को भी देखेंगे तो 1857 का जो क्रांति है, जिसको कुछ लोग क्रांति बोलते हैं, कुछ लोग विद्रोह बोलते हैं, कुछ लोग उसको सिर्फ एक महज कुछ थोड़े से चंद जो सैनिक हैं उसको उन लोगों का विद्रोह मानते हैं, कुछ लोग उसको बहुत ही आंशिक लेवल पर धार्मिक विद्रोह मानते हैं। उसको लेकर के बहुत सारी डिबेट है। लोग उसको क्रांति मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसमें क्रांति के उस तरीके के तत्व आपको देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए ये प्रश्न उठता है कि भारत में व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है। भारत में कभी भी जो आम जनमानस चाहता है वो उस तरीके से नहीं कर पाता है। तो कई बार अगर आप देखेंगे तो ये बात आपको सत्य प्रतीत होगी। लेकिन आपको जब ये चीज़ समझनी हो तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि भारत के लोग सोचते कैसे हैं। भले ही इस बात को लेकर के डिबेट हो सकती है कि जो है भारत के लोगों का जो डेमोक्रेसी को लेकर के जो नज़रिया है वो उतना नहीं है। आप इस बात को आज भले ही लोग स्वीकार करते हो कि लोकतंत्र जो है वो भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, निसंदेह लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन प्राचीन अगर लोकतंत्र की बात करें तो लोग उस तरीके से स्वीकार नहीं करते हैं। उसके लॉजिक वो ये देते हैं कि जो आधुनिक जो डेमोक्रेसी की जो व्यवस्था आई वो भारत की जो प्राचीन डेमोक्रेसी है उसमें उस तरीके से नहीं थी, इसलिए सबसे प्राचीन लोकतंत्र भारत को नहीं माना जाता। और ये बात भी सही है कि दुनिया में विद्रोह होते रहते हैं, क्रांतियां होती रहती हैं, और भारत की जो आज़ादी है वो भी उस तरीके से नहीं है जैसे दुनिया में मिली। क्योंकि दुनिया में आमतौर पर आज़ादी जो है वो लड़ाई झगड़े से, क्रांति से, संघर्ष से मिली। भारत में भी आंदोलन हुए, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सबसे अंतिम जो आंदोलन था वो भारत छोड़ो आंदोलन था जो 1942 में हुआ था, और हम लोगों को जो आज़ादी मिली वो 1947 में मिली। और जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो पूरी तरीके से बंद भी हो चुका था। इसलिए ये माना जाता है कि भारत की जो आज़ादी है वो आंदोलन से नहीं मिली है, क्योंकि भारत के लोग कायर हैं, डरपोक हैं, इसलिए उन्होंने कोई क्रांति और विद्रोह नहीं किया। दोस्तों, खासकर जो वामपंथी विचारधारा के मानने वाले लोग हैं या उनके जो इतिहासकार हैं वो इस तरीके के तथ्यों को ज़्यादा महत्व देते हैं। इसलिए वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा बोलते हैं कि भारत के लोगों में विद्रोह की भावना नहीं है। भारत के लोगों को जैसी भी व्यवस्था मिल जाए वो उसी व्यवस्था में ढल जाते हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए नहीं लड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को समझना चाहें तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत के लोग क्या व्यवस्था परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर आप 1947 से लेंगे और आज तक अगर आप देखेंगे तो क्या व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुई है? क्या देश का सिस्टम जैसे पहले था वैसा ही अभी है? क्या ब्यूरोक्रेसी जैसे पहले काम करती थी वैसे ही अभी करती है? क्या डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशन जैसे पहले काम करते थे क्या वैसे ही करते हैं? निसंदेह नहीं करते हैं, पीपल सेंट्रिक हुए। अगर आप देखेंगे तो जो भारत का जो लोकतंत्र है वो दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। जो
लोकतंत्र के रक्षक जो होते हैं वो संस्थान होते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ। इस तरीके की जो संस्थाएं हैं जो इंडिपेंडेंट जो काम करती हैं, इस तरीके की संस्थाएं लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं और उसको सहयोग करती हैं। अगर आप भारत में देखेंगे तो ये चीज़ें बहुत ही सशक्त हुई है आज़ादी के बाद। इसलिए भारत का जो व्यवस्था परिवर्तन है वो दुनिया के व्यवस्था परिवर्तन से अलग है। इसलिए दुनिया के लोगों को लगता है कि भारत के लोग डरपोक हैं और कायर हैं। और जो वामपंथी विचारधारा का जो लेखन है वो भारत का नहीं है। वामपंथी विचारधारा भारत की तो है नहीं, तो उनका जो लेखन का जो नजरिया है वो भी भारतीय नहीं है। अगर आपको भारत को समझना है तो आपको भारत के परिदृश्य से समझना पड़ेगा। भारत के व्यवस्था परिवर्तन का अपना तरीका है, भारत का विरोध दर्ज करने का अपना तरीका है। जब देश आजाद हुआ तब तो आरटीआई नहीं था, तब तो पंचायती राज सिस्टम नहीं था, लेकिन हुआ ना। ये भारत के लोगों की सूझबूझ है, ये समझ है भारत के लोगों की, उनका व्यवस्था परिवर्तन का एक अपना अलग तरीका है। दोस्तों, दुनिया जब अपने परिदृश्य से भारत को देखती है तो उसको यहाँ के लोग कायर लग सकते हैं, लेकिन अगर आप भारत के परिदृश्य से देखेंगे और आप भारत के नजरिए से देखेंगे, भारत के लोगों का जो नेचर है उससे अगर आप देखेंगे तो उनका व्यवस्था परिवर्तन का एक अलग तरीका है। अगर आप देखेंगे बहुत पहले अगर आप देखेंगे तो जो ह्यूमन राइट थे वो पीपल सेंट्रिक नहीं थे। शुरुआती स्तर में अगर ह्यूमन राइट मिले भी तो वो पूरी कम्युनिटी के मिले, लेकिन अभी आप देखेंगे तो वो जो है पीपल सेंट्रिक होते जा रहे हैं। तो जो भारत के लोगों का जो नज़रिया है उसको अगर आप विदेशी लोगों से, अगर आप विदेश की जो संरचना है, अगर आप उसके या उनके इतिहास का जो नज़रिया है अगर आप उससे देखेंगे तो आपको भारतीय ऐसे ही लगेंगे। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न उठता है कि भारत के लोगों ने क्रांति नहीं की या विद्रोह नहीं किया, तो ठीक है, बात तो ठीक है, विद्रोह उस लेवल पर नहीं हुए, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो सीमित ही है, बहुत बड़ा नहीं है। उसमें किसान वर्ग भी बहुत ज़्यादा व्यापक तौर पर शामिल नहीं है, क्योंकि जो जमींदार वर्ग है वो अंग्रेज़ों के साथ रहा है, और जो धनाढ्य वर्ग है वो भी 1857 की क्रांति को उसने जो है उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया। और जो लोग 1857 की क्रांति में लड़ रहे थे उनको अगर आप देखेंगे तो वो राजा रजवाड़े थे जिनकी राजशाही छीनी जा रही थी। इसलिए 1857 की क्रांति को लोग क्रांति नहीं मानते हैं, लंबे समय तक नहीं माना गया, और अंग्रेजों का जो लिटरेचर है उन्होंने तो माना ही नहीं, भारतीय का जो लेखन इतिहास है उसमें भी नहीं माना गया। तो ठीक है। और अगर आप भारत की आज़ादी का अगर आप आंदोलन देखेंगे तो वो भी हिंसक नहीं रहा है। शुरुआत में जो कांग्रेसी थे या जो और अदर जो पॉलिटिशियन थे उस समय के जो आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे, पहली बात तो वो ये है कि वो आज़ादी की बात नहीं करते थे। कोई भी आदमी उस समय आज़ादी की बात नहीं करता था। हमारे जितने क्रांतिकारी थे वो बोलते थे कि हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल हो, यानी कि अंग्रेजों का शासन हमारे यहाँ हो, इस बात की लड़ाई होती थी। तो ठीक है, अगर आप उसमें भी देखेंगे तो व्यवस्था परिवर्तन ही आपको दिखेगी। जब शुरुआती जो हमारे जो लीडर हैं जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अगर आप उन लोगों को देखेंगे तो बोलते थे कि भारत में ब्रिटिश रूल लागू करो, भारत में भी वही व्यवस्था लागू करो जो इंग्लैंड में लागू है। वो भी एक व्यवस्था परिवर्तन का ही मांग था, क्योंकि जो कंपनी का शासन था वो अलग था और जो इंग्लैंड का शासन था वो अलग था। तो भारत के लोग ये मांग करते थे कि हमारे यहाँ भी इंग्लैंड के जैसा ही शासन हो। तो इस बेस पर भी कुछ लोग ये कहते हैं इतिहासकार कि भारत के लोग डरते हैं और अंग्रेजों से कहते थे कि आप हमारे यहाँ उसी तरीके के इंस्टीट्यूशन लाइए जिस तरीके के इंग्लैंड में है। तो दोस्तों, आप उसको अगर दूसरे नज़रिए से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। मैं बेसिकली कहना ये चाहता हूँ कि अगर दुनिया का कोई इतिहासकार या कोई समाज या कोई वर्ग भारत के लोगों पर अगर ये उंगली उठाता है कि भारत के लोगों ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई नहीं लड़ी या सत्ता परिवर्तन के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, उस तरीके से विद्रोह नहीं हुए, खासकर हिंसक विद्रोह नहीं हुए, तो इसके लिए आपको भारतीयों का ये नज़रिया समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत के लोग बहुत ही सिस्टेमिक तरीके से व्यवस्था परिवर्तन करते हैं। आज के समय में भी अगर आप देखेंगे डेमोक्रेसी में तो बहुत लंबे समय तक लोग मांगे रखते रहते हैं। हमारे यहाँ जो एनजीओ हैं, जो प्रेशर ग्रुप हैं, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है,
वो जो संस्थाएं हैं वो बहुत ही धीरे से और लोकतांत्रिक तरीके से काम करती हैं। तो भारत के लोगों का अपना काम करने का तरीका है, इसलिए ये भ्रांति लगती है कि भारत के लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए नहीं लड़ते हैं। तो दोस्तों, हम आपको यही बताना चाहते थे कि भारत का व्यवस्था परिवर्तन का अपना नजरिया है। अगर आप उस दूसरे चश्मे से अगर आप भारत के इतिहास को या भारत के लोगों को अगर आप तुलना करेंगे तो आपको जरूर ही यही लगेगा कि भारत के लोग डरपोक हैं, कायर हैं। क्योंकि जिस तरीके से चीन में हथियारबंद क्रांति हुई, रूस में हुई या यूरोप के बहुत सारे देशों में हुई, तो वहां पे जो ताकतें थी उनको मार पीट के भगा दिया गया। लेकिन भारत में उस तरीके से नहीं हुआ। भारत में कभी भी जो विद्रोह हैं वो बड़े सिस्टेमिक तरीके से हुए हैं और वो बहुत ही क्रम से हुए हैं और अहिंसक ही हुए हैं। हिंसक भी हुए हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना खुद का आर्मी बनाया, या बहुत सारी उस समय के लाल कुर्ती दल बना, या आज़ादी का आंदोलन आप देखेंगे तो महिलाओं की बड़ी भूमिका है हिंसा में, या चापेकर बंधु हुए। तो उस तरीके से छोटे मोटे चीजें तो हुई, लेकिन भारत का जो समाज है वो बड़े स्तर पर कभी भी हिंसा को स्वीकार नहीं किया है। और आज के समय में तो लोकतंत्र है। आप दुनिया में या देश में कोई कुछ भी कहता रहे कि लोकतंत्र खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो यार दोस्त, भारत का लोकतंत्र इतना आसान नहीं है कि ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अगर देश का लोकतंत्र खत्म हो भी जाएगा तो यहाँ के लोगों में लोकतंत्र की विकास और भावना है। अगर ऐसा नहीं होता तो प्राइमरी लेवल पर जब डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया में, तो सबसे ज्यादा खतरा तो उस समय था, क्योंकि उस समय नया नया देश लोकतांत्रिक हुआ था। उस तरीके से इंस्टीट्यूशन भी मजबूत नहीं थे और ब्यूरोक्रेसी भी उस तरीके से नहीं थी। आप देखेंगे तो पहली जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, IAS, IFS, IPS वगैरह जो है, वो एग्जाम से नहीं बने हैं। और यही कारण है कि ब्यूरोक्रेसी हमारे यहाँ थोड़ी सी, लोग बोलते हैं कि हावी रहती है। तो उसका एक कारण ये भी है कि उस समय की जो ब्यूरोक्रेसी है वो उस तरीके से एग्जाम से नहीं बनी है। वो उस समय के जो एग्जीक्यूटिव जो थी उसी ने तय किया कि किसको बनाना है, और उस तरीके से IFS और IPS बनाए गए। क्योंकि देश आज़ाद हुआ था, बंटवारा हुआ, तो बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे वो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चले गए, और इधर जो इंग्लैंड के जो ऑफिसर्स थे वो चले गए, तो बहुत बड़ी कमी आ गई थी। तो इसकी वजह से लेना संभव नहीं था। तो उस समय डेमोक्रेसी को सबसे ज्यादा खतरा था। अगर कोई चाहता तो उस समय डेमोक्रेसी खत्म हो सकती थी, जो कि नहीं हुई। तो दोस्तों, डेमोक्रेसी खत्म होना इंडिया में इतना आसान नहीं है, और अब तो पॉसिबल ही नहीं। अब तो इंस्टीट्यूशन इतने एक्टिव है हमारे यहाँ कि अगर मान लीजिए कल के दिन कोई आदमी अगर तय करे कि मैं ही आज से प्रेसिडेंट होऊंगा या प्राइम मिनिस्टर होऊंगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि केशवानंदन भारती केस में डिसाइड हो चुका है कि वो तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका पार्ट है, तो बेसिक स्ट्रक्चर को कोई छू नहीं सकता है, तो वो तो बात ही खत्म हो गई। तो दोस्तों, मैं प्रश्न इसलिए उठा रहा हूं कि भारत का जो समझ है, भारत की जो संस्कृति और सभ्यता और लोगों का जो विचार है वो डेमोक्रेटिक है। भारत के लोग अगर बदलाव करते हैं तो उनका अपना नजरिया है, अपना सिस्टमिक ढंग है, उससे करते हैं। तो दोस्तों, जब भी इस तरीके की बात समाज में उठे कि भारत, जैसे ये बात ओशो रजनीश के द्वारा भी उठाई जाती है कि आज़ादी के समय जब तुमको तरह तरह के लोग भारत में आए और लूटपाट करके चले गए, भारत के लोगों ने विद्रोह नहीं किया, ये प्रश्न वहां से भी उठता है। तो ठीक है, विद्रोह नहीं किया, उस तरीके से नहीं किया जैसा विदेशों में हुआ, विदेश की भूमि में हुआ, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन तो हुआ ना। आप ये देखिए ना, चाहे अंग्रेज ही क्यों ना रहे हो, अंग्रेज भले ही शासन करते रहे, लेकिन भारतीयों के दबाव में व्यवस्था परिवर्तन भी होता रहा। तो भले ही भारत के लोग हिंसक नहीं हुए हो, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन तो फिर भी उन्होंने कराया, चाहे जैसे कराया हो, चाहे वो इंग्लैंड के लोगों से रिक्वेस्ट करके कराया हो, चाहे शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करके कराया हो, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन तो कराया। किसी भी सत्ता का जो विद्रोह होता है, सत्ता के खिलाफ विद्रोह होता है या क्रांति होती है, वो आखिर होती तो इसी के लिए है ना। उसका अल्टीमेटली गोल तो यही है ना कि व्यवस्था परिवर्तन हो। तो व्यवस्था परिवर्तन अगर शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है तो क्यों विद्रोह करना, क्यों हिंसक तरीके से करना। और आज तो डेमोक्रेसी में तो हिंसा की कोई जगह हो ही नहीं सकती है। डेमोक्रेसी में तो वैसे भी 5 साल, कहने को तो 5 साल है, बट 5 साल से पहले ही मौके मिलते हैं, क्योंकि स्टेट के इलेक्शन होते हैं, लोकल बॉडी के इलेक्शन होते हैं, तो जनता अपना आम जनमत देती रहती है। उसमें जो हमारे पॉलिटिशियन है, पार्लियामेंट है, उनको मैसेज चला जाता है कि जनता क्या चाहती है, और उसी तरीके से व्यवस्था परिवर्तन हो जाता है।
तो बड़ा सिंपल तरीका है, लेकिन जो वैश्विक स्तर पर जो विचारधाराएं हैं वो अलग तरीके से काम करती हैं। इसलिए ये भेद उठता है कि भारत के लोग कायर हैं, जबकि रियलिटी ये नहीं है। भारत का अपना सिस्टम है, भारत अपने तरीके से लड़ता है, भारत के लोगों की अपनी सोच है। आपका क्या विचार है इस पर, आप लोग अवश्य बताइएगा। थैंक यू सो मच।